बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस वीडियो में हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे, सैलेंट रिकमेंडेशंस ऑफ द 1935 एक्ट और रिएक्शन बाय पॉलिटिकल लीडर्स। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड। When Roundtable Conference failed to achieve its legitimate and sole purpose in spite of its best effort to solve the constitutional problem of undivided India, Britishers became aware about whims and wishes of the masses of subcontinent. Hence, they published white paper in 1933, which contains recommendations of Roundtable Conferences. जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिशर्स अपना जो मकसद था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वो हासिल करने में नाकाम हो गए, लेकिन उन्हें ये पता लग गया कि ब्रिटिश के जो मुसलमान हैं, हिंदूज हैं और अदर माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। तो उन्होंने 1933 में एक वाइट पेपर इशू किया कि ये देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला, तो आप इस पर अपना असेंट दें। This paper was taken to course in Parliament under the chairmanship of Lord Linlithgow, the Viceroy of India. The others member of committee were the Saraga Khan, Muhammad Zafarullah Khan, Shafat Khan and A.H. Ghazni. फिर वो जो पेपर था उसके ऊपर राय देने के लिए, उसको देखने के लिए वो इंडियन पार्लियामेंट में पेश किया गया लॉर्ड लिनलिथगो की सरबराही में। वहाँ पर मुस्लिम एंड हिंदू लीडर्स भी मौजूद थे। रिपोर्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द असेंट ऑफ क्वीन ऑन 24 जुलाई 1935 इट वाज इन्फोर्ड इन द कंट्री एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वो रिपोर्ट पास हो गई इंडियन पार्लियामेंट से भी और 24 जुलाई 1935 को क्वीन ने उसको असेंट कर दिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से यूनाइटेड इंडिया में इन्फोर्स कर दिया गया। तो अगर हम इसके देखें अब साइलेंट रिकमेंडेशंस क्या थी 1935 के एक्ट की, पहली हमारे पास आ जाती है पॉइंट, द एक्ट केम इनटू ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1937 एक्सेप्ट पार्ट 2। बेसिकली ये दो पार्ट पर मुश्तमिल था, एक था फेडरल पार्ट और दूसरा प्रोविंशियल पार्ट। तो इसका जो पहला पार्ट था 1 अप्रैल 1937 को ऑपरेशन में आ चुका था और दूसरा पार्ट उन्होंने कहा था कि हम जब ऑपरेशन में लाएंगे जब जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो हमारे साथ इत्तेहाद कर लेंगी, हमें ज्वाइन कर लेंगी। दूसरा हमारे पास पॉइंट आ जाता है, द एक्ट कंटेन 321 आर्टिकल्स, 14 पार्ट्स एंड 10 शेड्यूल्स। इस एक्ट के अंदर 321 आर्टिकल्स थे, 14 पार्ट्स थे और 10 शेड्यूल्स थे। द एक्ट इंट्रोड्यूस फेडरल सिस्टम इन द सेंटर। इस एक्ट ने सेंटर में फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया था। प्रोविंशियल रिफॉर्म्स वर मेड एज फॉलोस। और इस एक्ट में अगर हम देखें हमें देखने को मिलेंगी ज़्यादातर प्रोविंशियल रिफॉर्म्स की गई थी। तो इधर हमारे पास कुछ मौजूद हैं। प्रोविंसेस गिवन मोर अथॉरिटी एंड पावर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रोविंसेस को पहले से ज़्यादा अथॉरिटी दी गई थी और पावर दी गई थी। कौन सी पावर दी गई थी कि वो अपनी लेजिस्लेशन खुद कर सकते हैं, उनका गवर्नर अपना खुद होगा। द सिस्टम ऑफ डायरची वॉज स्क्रैप्ड इन प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंटर। और इसमें एक और चीज़ हुई थी जो कि हैरान करती है हमें कि सिस्टम ऑफ डायरची मतलब सिस्टम ऑफ डायरची वो होता है जिसमें 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हों, ठीक है। तो इसमें जो सिस्टम ऑफ डायरची है वो प्रोविंसेस से हटाकर, प्रोविंशियल लेवल से हटाकर फेडरल जो सेंटर था उधर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। लेकिन एक ये अजीब बात है कि डायरची सिस्टम जब प्रोविंशियल लेवल पे कामयाब नहीं हो सका तो सेंटर में कैसे कामयाब होगा। लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स वर ड्रॉन अप विच वर द फेडरल लिस्ट, द प्रोविजनल लिस्ट, द कंकरेंट लिस्ट। 3 लिस्ट बनाई गई थी। पहली लिस्ट थी फेडरल लिस्ट जो कि सेंटर के मामला देखेगी और फेडरल गवर्नमेंट जो कि सारे मामला देखेगी, और दूसरी लिस्ट थी प्रोविजनल लिस्ट जो कि जितने भी हमारे पास प्रोविंसेस हैं वो अपने सारे मामला खुद देखेंगे, अपनी लेजिस्लेशन कर सकते हैं, उनका गवर्नर की अपॉइंटमेंट वगैरह सारे। और कंकरेंट लिस्ट को अगर हम देखते हैं तो ये ऐसी लिस्ट थी जिसमें दोनों फेडरल एंड प्रोविजनल मामला एक साथ देखे जा सकें। हमारे पास आ जाता है पॉइंट पे, प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स वर गिवन पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन ऑन प्रोविजनल एंड कंकरेंट सब्जेक्ट्स। वही जो कि हमने अभी पीछे जिक्र किया कि जो प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स थे उन्हें अपनी लेजिस्लेशन खुद करने की इजाज़त दी गई। द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। और इसमें मुल्क को अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था। रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस वर गिवन कंप्लीट ऑटोनॉमी। द मिनिस्टर्स वर टू बी चूजन फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। और इसमें क्या किया था कि जो प्रोविंसेस हैं उन्हें ऑटोनॉमी दे दी गई और उनके जो मिनिस्टर्स होंगे जो उन्हें रूल करेंगे वो उन्हीं के जो पीपल होंगे, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो ही सेलेक्ट करेंगे।
एवरी प्रोविंस वॉज गिवन अ काउंसिल मिनिस्टर्स हुज एडवाइस वॉज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। हर प्रोविंस को एक काउंसिल मिनिस्टर दिया गया जो कि डायरेक्ट ब्रिटिशर्स सेलेक्ट करेंगे और उसकी कंसल्टेंसी गवर्नर को इन अकाउंट लेनी पड़ेगी, उसकी बात को किसी न किसी खाते में रखना पड़ेगा। हाउएवर इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज द गवर्नर वॉज टू एक्ट अंडर द जनरल ऑफ गवर्नर जनरल। लेकिन जब अगर वो मौजूद नहीं होगा काउंसिल मिनिस्टर, तो गवर्नर जनरल को डायरेक्ट जो पूरे मुल्क का गवर्नर जनरल है उसके मातहत काम करना पड़ेगा प्रोविंसेस के गवर्नर को। स्पेशल पावर्स वर गिवन टू द गवर्नर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। और जो गवर्नर्स थे प्रोविंसेस के, उनको स्पेशल पावर्स ग्रांट की गई थी कि वो ऐसी लेजिस्लेशन कर सकते हैं या एक्शन ले सकते हैं जिसमें उन्हें माइनॉरिटी के राइट्स की हिफाजत करनी हो। और फिर हम लास्ट में अगर इसका देखें कि रिएक्शन क्या था पॉलिटिकल लीडर्स का उस टाइम के, कायदे आज़म डिक्लेयर्ड इट एज अ डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि उस टाइम के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट करार दिया और कहा यहाँ पर ये ज़्यादा नहीं चल सकता, जहाँ पर दो अलग बड़ी कौमें बसती हैं। राजा गोपाल आचार्य टू डिक्लेयर्ड इट एज वर्स देन द सिस्टम ऑफ डायवर्ची। राजा गोपालाचार्य ने इसे डायर्ची का जो सिस्टम था उससे भी वर्स्ट करार दिया। उन्होंने कहा ये तो जो पहले सिस्टम था उससे भी ज़्यादा बेकार सिस्टम है। ऑल अथॉरिटी वॉज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट विच वॉज अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। उन्होंने कहा कि सारी पावर पार्लियामेंट को दे दी गई है, ऐसी पार्लियामेंट को जो कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंदर रहेगी। क्यों? क्योंकि फेडरल सिस्टम में डायरेक्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। आधे मेंबर्स इंडियंस होंगे, आधे मेंबर्स ब्रिटिशर्स के होंगे। इस वजह से इस एक्ट को कहा जाता है कि ये यहाँ पर एप्लीकेबल ज़्यादा नहीं हो सका। तो यही था आज के लिए। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और रिंग बेल के आइकन को दबाना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।